Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 6. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस. अब हमको एक चीज़ पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो उस वक्त गांव में रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आए थे, बहुत सारे बदलाव आए थे. ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई थी. इंडिया की इकॉनमी हम लोग जानते हैं एग्रेरियन सोसाइटी थी. यूजुअली एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, जंगलों पे डिपेंडेंट लोग रहते थे. वहीं से अपनी आजीविका कमाते थे एंड दे यूज्ड टू गो अहेड एंड लिव अ लाइफ ऑफ दैट. अब ये टॉपिक समझाने से पहले प्लीज़ मेरे प्रीवियस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको मैसूर के टीपू सुल्तान की वो फेमस तलवार जो थी वुड स्टील से बनाई गई उसके बारे में बताया है. ये वुड स्टील किस तरीके से बनता था उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझते हैं. इसके लिए इट रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड रिफाइनिंग मेथड, जिसके अंदर आयरन को टेक्निकली इतना ज़्यादा रिफाइन किया जाता था कि उसका प्योरेस्ट फॉर्म बन के निकलता था. छोटे छोटे कार्बन के उसके अंदर पार्टिकल्स डालते थे, तब जाके उस तलवार के अंदर इतनी धार होती थी कि वो एक आर्मर के अंदर लाइक रहने वाले एक एनिमी को भी उस वक्त पेनिट्रेट कर सकती थी. आयरन स्मेल्टिंग ठीक है, वुड स्टील जो था उसके बहुत पहले से, ये तो एक टाइप का स्टील था जो हमारे यहाँ बन रहा था. हमारे यहाँ लोहे को पिघलाने का काम तो बहुत पहले से किया जा रहा था दोस्तों. अक्सर बिहार और सेंट्रल इंडिया के रीजन्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो कि इन आयरन स्मेल्टर्स के ही बेसिस पे बने थे. ये लोग स्मेल्टिंग करने में एक्सपर्ट होते थे दोस्तों. अब ये लोग वहाँ के लोकल डिपॉजिट्स जो होते थे उसको यूज़ करते थे, और ये आयरन जो होता था वो डेली यूज़ के सामान के लिए, जैसे किसानों द्वारा एक्स या सिकल, जिसको आई डोंट नो द हिंदी वर्ड एग्जैक्टली, बट वो हसिया वगैरह जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता था. ज़मीन को खोदने के हिसाब से वो सारी चीज़ें जो होती थी उस वक्त आयरन स्मेल्टर्स डेवलप करते थे. अब ये जो काम होता था बेसिकली अगर हम देखें तो इस काम को यूजुअली बेलोज के बेसिस पे किया जाता था. मेन वर द वन हु डिड ऑल द जॉब ऑफ स्मेल्टिंग. फर्नेस जो होती थी, भट्टियाँ जो होती थी, उसको कच्ची मिट्टी और सन बेक्ड ब्रिक्स जो होती है, जो कि ईंटें होती है ना, उनसे बनवाया जाता था. और उसके बाद में men used to work on those furnaces while women used to just press the bellows. अब बेलो क्या होता है? बेलो एक कुशन के समान एक स्ट्रक्चर होता था जिसे दबा के आर्टिफिशियल एयर एक्सर्ट की जाती थी उस फर्नेस के अंदर, मतलब पंप की जाती थी ताकि वो चारकोल जो होता था ना वो बर्न होता रहे. अब यहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम आने लगी. लेट अस हैव अ लुक एट फिगर 12. इस फिगर में आपको दिख रहा है बिहार के पलामू डिस्ट्रिक्ट के आयरन स्मेल्टर्स. You can specifically see that how the women over there are working up on the bellows and the men are specifically working on the smelting. Again, फिगर 13 में हम देखेंगे ये एक सेंट्रल इंडिया का विलेज है जहाँ अगारिया करके एक कम्युनिटी रहती थी. अब अगारियन कम्युनिटी वाले लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे. कुछ ऐसी प्रमुख कम्युनिटीज़ होती है जहाँ पे लोग अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं. इन द सेम वे अगारिया जाति के लोग भी इस स्मेल्टिंग के काम के लिए पहचाने जाते थे. दे यूज्ड टू हैव देयर हटमेंट्स बिटवीन जंगल्स एट द टिप ऑफ द जंगल्स, जहाँ से उनको लकड़ी मिल जाती थी कोयला बनाने के लिए एंड ऑल. लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस करे थे तब फॉरेस्ट में जाने से इन कम्युनिटी के लोगों को मना कर दिया गया था. और एक बात और पड़ी थी, उस वक्त ऑलरेडी इनके ऊपर जोर था, फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया था, इनको लकड़ी नहीं मिल रही थी, कोयले की तो बात ही बहुत दूर की होती है. तब ये वो वक्त था जब एक फेमस फेमाइन भी इंडिया में पड़ा था, अकाल पड़ा था इस रीजन में. दोस्तों लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, फॉरेस्ट जा नहीं सकते हैं. अगारिया कम्युनिटी वाले बहुत सारे लोगों ने अपना पुश्तैनी काम जो स्मेल्टिंग का था वो छोड़ के शहरों की तरफ, दूसरे कस्बों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया. वाई? बिकॉज दे नीडेड सम लाइवलीहुड टू गो अहेड एंड फीड देयर किड्स एंड हैव देयर लाइव्स. तो ये सब चीज़ें हुई और उन लोगों ने इसी चीज़ के कारण
अपने पुश्तैनी काम को छोड़ दिया एंड चल पड़े दूसरे कामों की तलाश में। 19th सेंचुरी के आखिरी में, मतलब जब 19th सेंचुरी ईयर 1800 ख़त्म होने वाला था, तब आयरन स्मेल्टिंग इंडिया की डिक्लाइन पे आ चुकी थी। एक तो फॉरेस्ट लॉज मैंने आपको बताया, जो कि लोगों को प्रोहिबिट करते थे जंगलों में जाने से। जंगलों में जाना भी है तो कुछ रिश्वत या कुछ पेशकश दी जाती थी उन ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों को या ऑफिसर्स को। वो इतना अमाउंट होता था कि स्मेल्टर्स इतना अमाउंट पे करने के बावजूद अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाते थे। तो जिस काम में प्रॉफिट नहीं निकल रहा है उस काम को करने से उतना फ़ायदा नहीं रहता है, और जब उल्टा जेब से पैसे लग जाएं, तो यही चीज़ इन लोगों के साथ भी हो रही थी। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें और नोटिस करना है कि कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट ने ठीक है परमिशन दी थी, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग उसके बदले इतना अमाउंट ले रहे थे दैट दीज पीपल वांटेड टू गो अहेड एंड गेट रिड ऑफ इट। एक और ब्लो आने लगी थी 19th सेंचुरी की अंत में। आयरन जो था वो आने लगा ब्रिटेन से, और इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे वो उस आयरन के चीफ मैन्युफैक्चर में बिलीव करने लगे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सस्ता आयरन आने लगा था। इस कारण से प्रॉब्लम ये हुई थी कि अर्ली 20th सेंचुरी तक तो आर्टिसंस ने आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में लिटरली कम कर दिया था। अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सोर्स है, उसमें ये कहा है कि एक टाइम पे आयरन स्मेल्टिंग इंडिया में वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री थी, और ऐसा हार्डली एक एरिया होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र या इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे का, जहाँ पे आपको गांव में स्लैग के हीप्स नहीं मिलते हों। स्लैग क्या होता है? स्मेल्टिंग के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे स्लैग कहा जाता है दोस्तों। तो वो स्लैग के हीप्स नहीं मिलते थे। बाद में धीरे से वक्त बदला, आयरन स्मेल्टर्स को थोड़ा सा मुश्किल हुई आयरन ओर की सप्लाईज डिपॉजिट से लेने में। क्यों? क्योंकि वो सब गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफा उसके ऊपर एक पोज बना के रख लिया था। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमें ये दिखता है कि किस तरीके से स्मेल्टर्स की भी जो पुश्तैनी एक लेगेसी थी वो भी किल की गई थी। Here the topic ends. Still, if there's any doubt, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।